नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्टडी साइंस के इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कल से हम लोगों ने क्लास 12th का बुक हिंदी बुक जो है वो स्टार्ट किए थे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने बातचीत का जो भी है पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। अगर आप पिछला क्लास नहीं किए हैं तो वो देख लीजिएगा पहले, उसके बाद इस क्लास में आइएगा तो आपको पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और इस क्लास को करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आप इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और जो हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था और आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लेंगे और व्याख्या भी है आगे वो कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इस क्लास में ऑब्जेक्टिव MCQs क्वेश्चन करने वाले हैं जो 3 टाइप्स के हैं। तो दोस्तों चलिए आज का क्लास स्टार्ट करें। तो दोस्तों, हम लोगों ने बेसिकली लेखक परिचय जो है इनका जन्म हुआ था। यह हमारा जो है बातचीत है वह एक ललित निबंध है जो कि बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों चलिए हम इसमें अब क्वेश्चन नंबर 3 तक तो कर चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो दोस्तों चलिए, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा, यहाँ लिख लीजिएगा दोस्तों, सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को HW के रूप में कर दिए थे और कुछ बच्चों ने इसका आंसर भी भेजा। बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है, वो भी अपने लिए कुछ सोच रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अब इसके बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो दोस्तों मनुष्य का जो बातचीत का उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। तो दोस्तों आत्मवार्तालाप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके। सोचिए दोस्तों, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, आप तो अभी पूरा फुल टाइम घर में रहते होंगे, खेलने जाने का भी मन करता होगा लेकिन जा नहीं पाते क्योंकि मम्मी पापा तो जाने नहीं देते। तो आप सोचिए, गुस्सा तो आता होगा, लेकिन आप अगर सोचिए आप अपने मम्मी पापा के स्थान पर रहते तो क्या करते? आप भी वही करते जो वो अभी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप अपने बच्चे को नहीं भेजते कोरोना से मरने के लिए। तो दोस्तों आपको इस स्थिति को आप अपने मन में अगर एब्जॉर्प्शन करना सीख जाएंगे तो आपका क्रोध जो है, आपका गुस्सा अपने आप आपके बस में आ जाएगा। तो दोस्तों इसलिए आत्मवार्तालाप जरूरी है। तो चलिए दोस्तों अब इसका आंसर देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यही लिखा गया बेसिकली, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है। हमारी भीतरी मनोवृत्तियाँ हमेशा नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक बालकृष्ण भट्ट जी इसको प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना के रूप में देखते हैं जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन के चित्त को एकाग्र कर, चित्त को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बात करना सीखें, जिससे न किसी से कटुता रहेगी न वैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का यही सबसे उत्तम तरीका है। तो दोस्तों आप भी इसको समझ पा रहे होंगे हमने इस तरह इसका आंसर क्यों लिखा है। तो दोस्तों आपको आंसर मिल जाने से इससे कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। आपको विजुअलाइजेशन करना होगा अपने माइंड में, क्या इस क्वेश्चन का यही आंसर हो सकता है, और भी कुछ हो सकता था। तो आपका माइंड आपका जवाब देगा, नहीं यह तो सही बात है कि अगर हम भी इस कोरोना काल में अपने मम्मी पापा के स्थान पर रहते तो हम भी अपने बच्चे को बाहर जाने नहीं देते। तो यही दोस्तों है आत्मवार्तालाप। इस तरह आप अपने आप से बातें करना सीख जाएंगे तो आपका क्रोध अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आप गुस्सा करने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो दोस्तों चलिए हो गया अब थोड़ा, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा व्याख्या करें।
तो व्याख्या करने से पहले आपको दो बातों पर ध्यान देना होगा। एक तो यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, और दूसरा इस जो पंक्ति जहाँ से भी लिया गया है उसके लेखक कौन है। तो दोस्तों यह दोनों बात को आपको दिमाग में सेट कर लेना है, और इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, हमारी भीतरी वृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कोई दुर्घाटी बात नहीं है। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट जी जो तो कहे हैं वो सही है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। आप इसका आंसर अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, या इसे भी आप कॉपी कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है ये भी। तो देखते हैं बस दोस्तों इसका जो आंसर है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के महान विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत निबंध से लिया गया। तो दोस्तों बातचीत निबंध से लिया गया, ये इतना जो है आपके लिए हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। जिस चैप्टर का होगा उसका सिर्फ लेखक का नाम बदलेगा और आपका जो है चैप्टर का नाम बदलेगा। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे है बातचीत ये आपका दूसरा चैप्टर में जाएंगे तो बातचीत की जगह पर कोई और हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए इन पंक्ति के माध्यम से लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक हमें यह संदेश देते हैं कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति अस्थिर नहीं रहती है। कहा भी गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है। इसकी चंचलता के कारण मनुष्य एक दूसरे को दोस्त और दुश्मन मान लेते हैं। कभी क्रोध कर बैठते हैं, कभी मीठी बातें करते हैं, कभी मीठी बातें करते हैं दोस्तों। होगा यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। इस स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चलता। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के समान रंग बदलती रहती है। इस स्थिति के कारण लेखक इस मन के प्रपंचों को जड़ मानते हैं। वह कहते हैं कि इस संसार में छल कपट झूठ फरेब सब होता है। इसका बड़ा कारण है मन की चंचलता ही है। विद्वान लेखक इस दुर्गुण को दूर करने के लिए सलाह भी देते हैं। इससे बचने के लिए अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा, अपने चित्त को एकाग्र करना होगा। अतः हमें अपनी मनोवृत्तियों पर नियंत्रण करना होगा। तो दोस्तों देखिए जिस तरह हमारा समाज होगा, जिस तरह हमारा परिवार होगा, जिस तरह हमारे माता पिता होंगे, वही स्वभाव हमारे अंदर भी आएगा। अब हमारा समाज अगर खराब होगा तो हमारे अंदर भी खराब विचार आएंगे। अगर हमारा समाज अच्छा होगा तो अवश्य समाज की बातें हमारे अंदर जाएगी और समाज के लिए हम भी कुछ करने लायक बनेंगे। तो दोस्तों यही कहा जा रहा था। अब देखते हैं दूसरा नंबर जो है व्याख्या का ही अभी पार्ट है। तो इसमें जो कहा जा रहा है बेसिकली वह देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों देखिए, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी जो है हमारा क्राइटेरिया जो है व्याख्या करने का वो सेम रहने वाला है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के महान विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत निबंध से लिया गया। और चलिए दोस्तों इस पंक्ति के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी जो हमारे लेखक हैं क्या बताना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता तो वह दोष है। परंतु जब बड़ी संजीदगी से सलीके से बातचीत करता है वही इंसान तो वह गुण है। मनुष्य के चुपचाप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है उसके वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगते हैं। जब दो व्यक्ति साथ बातचीत करते हैं
तो दोनों अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। वेन जॉनसन साहब इस संदर्भ में कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है, उसकी पहचान सामने आती है, उसकी पहचान सामने आती है। यहाँ व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती है। वहाँ बातचीत की अत्यंत आवश्यकता होती है। जहाँ कुछ मवाद वो गंदगी, धुआं जमा रहता है हमारे मन के अंदर, यह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है और हमारा मन जो है हल्का हो जाता है। कहने का आशय है कि मनुष्य के मन के अंदर बहुत ही परतें जमी रहती हैं, जिनमें कुछ अच्छी कुछ बुरी होती हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी होती हैं, और यह बातचीत के दौरान हमारी जीवा से प्रकट हो जाती है। अतः बोलने से ही मनुष्य के गुण या दोष का पता चलता है। तो सही बात है दोस्तों, सही कहा गया है। ये भी बोलने से ही हमारे जो सही रूप का है, वास्तविक रूप का है, वो पता चलता है। हम किसी मनुष्य को देखकर, उसके बाहरी बनावट को देखकर उसके आंतरिक गुणों को नहीं बता सकते हैं, वो बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि बोलने से ही मनुष्य के वास्तविक रूप का पहचान होता है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग 3 लेयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए, जिसमें कि यह पार्ट 1 है। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं, उसके बाद फिर और भी क्वेश्चन दिखाएंगे ऑब्जेक्टिव का, जिसका आपको जवाब देना है, क्योंकि यह हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न बातचीत का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारे बुक से है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन नंबर ए में बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी में मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर डी में जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों आप इसका आंसर दीजिए, आपके लिए 2 सेकेंड छोड़ते हैं टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर बी है भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर सी है छायावाद युग, ऑप्शन नंबर डी है प्रगतिवाद युग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आप आंसर दीजिए, हम 2 सेकेंड इसके लिए भी रुकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतेंदु युग के रचनाकार जो हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी में है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी में रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी में हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए, हम आपके लिए 2 सेकेंड इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका देखिए दोस्तों, सारा ऑप्शन गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं हमारे 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन का जो सारा ऑप्शन है वह गलत है, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है यूरोप के लोगों में, ऑप्शन नंबर बी है भारत के लोगों में, ऑप्शन सी है अमेरिका के लोगों में, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया के लोगों में। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए, हम आपके लिए 2 सेकेंड इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सर्वाधिक प्रचलित है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर बी है प्रताप, ऑप्शन नंबर सी है हिंदी साहित्य, ऑप्शन नंबर डी है नवभारत टाइम्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आप आंसर दीजिए, हम 2 सेकेंड इंतजार करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदी प्रदीप के यह पत्रिका के संपादन किए थे बालकृष्ण भट्ट जी जो है हमारे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बोलना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर ए है स्पर्श शक्ति, ऑप्शन नंबर बी है
श्रवण शक्ति, ऑप्शन नंबर सी है बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए, हम 2 सेकेंड रुकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत करने की शैली के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो दोस्तों आप आंसर दीजिए। इसका देखिए, ऑप्शन नंबर ए है पटना बिहार, ऑप्शन नंबर बी है वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में समस्तीपुर बिहार। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 2 सेकेंड देते हैं, इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? ऑप्शन नंबर ए है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान सुजान, अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर बी में गुप्तवरी, गुप्तवरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि इनके द्वारा रचित नहीं है, बाकी बात ये सभी रचित हैं। तो दोस्तों इसमें जो होगा उपन्यास रचित नहीं है, ना ही इसमें जोड़ लीजिएगा दोस्तों, गलती से लिखा गया, इसमें जो होगा नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के बहुवैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर बताएं। तो दोस्तों चलिए ये आपका सेकेंड टाइप का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर बी है राम प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर सी में शिव प्रसाद भट्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, हम 2 सेकेंड इंतजार करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट जी जो हैं बालकृष्ण भट्ट के पिताजी हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इस पार्ट का। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 20 जुलाई 1914, ऑप्शन नंबर बी है 10 जून 1905, ऑप्शन नंबर सी है 15 मार्च 1990, ऑप्शन नंबर डी है 20 सितंबर 1917। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 जुलाई 1914। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सावित्री देवी, ऑप्शन नंबर बी में पार्वती देवी, ऑप्शन नंबर सी में राधिका देवी, ऑप्शन नंबर डी में श्यामा देवी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी हम आपके लिए छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया? ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी शब्दकोश, ऑप्शन नंबर बी है उर्दू शब्दकोश, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत शब्दकोश, ऑप्शन नंबर डी है हिंदी शब्दकोश। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और हम आपके लिए छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन का भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए अब रिक्त स्थान तीसरा टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है इसको अब स्टार्ट करें। तो देखिए दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है मनुष्यों में न होती ... न होती तो हम नहीं जानते इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखने की शक्ति, ऑप्शन नंबर बी में वाक शक्ति, ऑप्शन नंबर सी में चलने की शक्ति, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों ये सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट हमको देना है इस चैप्टर के अनुसार क्या इसका सही आंसर है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है। तो वो आपका है बातचीत वाक शक्ति। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है घरेलू बातचीत का ढंग होता है, तो रमाने वाला होता है मेनली। तो इसमें हमने ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिया। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका ... प्रकट नहीं होता।
तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है गुण दोष, ऑप्शन नंबर बी में अच्छाई, ऑप्शन नंबर सी में व्यवहार, ऑप्शन नंबर डी में बुराई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपको वेरी मोस्ट जो होता है वो आपको जवाब देना है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुण दोष जो है वह बातचीत से ही प्रकट होता है मनुष्य का। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का ... होता है साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर बी में है गुण, ऑप्शन नंबर सी में दोष, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप इसका आंसर दीजिए, हम आपके लिए 2 सेकेंड इंतजार करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साक्षात्कार होता है। इसके बारे में बेन जॉनसन जी ने बोला था। तो दोस्तों आज हमारा यह बातचीत पूरा चैप्टर जो है समाप्त हो गया, और आगे हम इसका टेस्ट सीरीज भी लाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में दूसरे चैप्टर के साथ। तो दोस्तों धन्यवाद देखने के लिए वीडियो, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।